नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, एक बार फिर आपकी सेवा में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस वीडियो में हम आपके साथ साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं एमए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट, जिसका पेपर कोड है साथियों G170 आपका पेपर कोड है। और साथियों इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपके लिए, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। इससे पहले हमने साथियों 3 वीडियो बना दी है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप उनको देखें और उसके बाद इस वीडियो को देखें तो आपके अच्छे समझ में आएगा। चलिए साथियों, और आज इस वीडियो में हम आपके लिए 4 क्वेश्चन कराएंगे। इस वीडियो में 4 क्वेश्चन कराएंगे साथियों। 4 क्वेश्चनों में से हम वादा करते हैं कि इस वीडियो में से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। आपको इस वीडियो में से एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे 2 क्वेश्चन। हम साथियों आपसे वादा करते हैं, कुछ चेंज हो सकता है लेकिन इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हम इस बात को वादा करते हैं आपसे। और साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम एमए पॉलिटिकल साइंस से और चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंधित जैसे कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड करें अपने यूट्यूब पर तो आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। तो साथियों सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई हम वीडियो डालें आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। साथियों यदि आपका इस वीडियो में प्यार अच्छा रहा, आपके सब्सक्राइब भी आए और वीडियो को लाइक भी किया आपने, तो हम आपसे वादा करते हैं नेक्स्ट वीडियो हम 1 या 1.5 घंटे में अपलोड कर देंगे और उसमें हम आपको बताएंगे कि पेपर करने का तरीका कैसा है। ठीक है साथियों, पेपर करने का तरीका कैसा है और उसमें हम 2 क्वेश्चन यूनिट 3 से, ये सेकंड है, और 3 यूनिट से 2 क्वेश्चन वो कराएंगे जो परीक्षा में आने वाले हैं। साथियों हम वादा करते हैं वो क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे और उन क्वेश्चन को हम कराएंगे इससे अगली वीडियो में। चलिए बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन 1 साथियों, इस बुक का नाम है राजनीतिक विचारधारा की परंपराएं। क्या? राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं इस बुक का नाम है और पेपर कोड है 170। पेपर कोड है साथियों 170, G170 आपका पेपर कोड है। पेपर है फर्स्ट। इसका हम आज 4 प्रश्न देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि अति महत्वपूर्ण है। साथियों 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को परीक्षा हॉल में मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके वीडियो की। फर्स्ट क्वेश्चन, यूनानी राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं की विवेचना कीजिए, अथवा या तो ये क्वेश्चन आ जाए या यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं लिखिए। ये आपका साथियों क्वेश्चन है, या तो ये क्वेश्चन आ जाए या ये क्वेश्चन आ जाए। उत्तर आपको ये वाला करना है। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषता, ये साथियों आपको ब्लैक डॉट से डालनी है कि यूनानी राजनीतिक चिंतन की विशेषता। उत्तर डालने के बाद ये ब्लैक डॉट से आपको हेडिंग डालनी है। इसका पहला पॉइंट है साथियों, यूनानी राजनीतिक चिंतन की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसका पहला पॉइंट साथियों आपको ब्लैक डॉट से डालना है। और साथियों हम आपको बता दें कि आप क्वेश्चन करने से पहले, क्वेश्चन जब किसी क्वेश्चन का उत्तर याद करो तो सबसे पहले उसकी हेडिंग को देखो। हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। साथियों हम आपको बता दें हेडिंग के काफी नंबर मिलते हैं। तो साथियों आप क्वेश्चन की हेडिंग पर विशेष ध्यान दें। हेडिंग और उसके अंदर जो लिखने वाला मटेरियल है उसको भी ध्यान दें। चलिए पहली हेडिंग पर चलते हैं। नगर राज्य। नगर राज्य यूनानी राजनीतिक चिंतकों की अध्ययन के केंद्र बिंदु नगर राज्य थे। नगर राज्य को दृष्टिगत रखकर ही उन्होंने अपना दर्शन प्रस्तुत किया। इसका सबसे प्रबल उदाहरण अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स को माना जा सकता है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य, अर्थात नगर राज्य का अध्ययन करने वाला विषय पॉलिटिक्स कहलाता है। पॉलिटिक्स कहलाता क्षेत्रफल और जनसंख्या के दृष्टि से यूनानी नगर राज्य लघु इकाई थे। यूनानी नगर राज्य लघु इकाई थे। इसमें निवास करने वाले नागरिकों में सामुदायिक और सद्भावना की भावना पाई जाती थी, अर्थात संगठित जीवन, समान धर्म और उपासना नगर राज्य की प्रमुख विशेषताएं थी। ये लोग आपस में एक दूसरे को निकट से जानने का प्रयास करते थे। वैचारिक आदान प्रदान, वाद विवाद, भाषण, वाक पटुता एवं व्यवहार और कुशलता इनके सामान्य लक्षण बन गए थे। सामूहिक चरित्र के अतिरिक्त नगर राज्य का लक्ष्य सुखी एवं आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना था। प्लेटो और अरस्तु दोनों ने ही नगर राज्य को आत्मनिर्भर समुदाय माना था। यूनानियों द्वारा नगर राज्य को आदर्श संस्था
माना जाता था। यूनानियों द्वारा आदर्श राज्य को आदर्श संस्था माना जाता था। साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए 4 क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है साथियों, ये आपकी सेकंड यूनिट है, सेकंड यूनिट जिसमें आपको पढ़ना है यूनानी, प्लेटो और अरस्तु, इन दोनों से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो साथियों 4 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे परीक्षा हॉल में, हम आपसे वादा करते हैं। चलिए अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं साथियों। पहले हमने हेडिंग देख ली है नगर राज्य, उसके बाद मानव अध्ययन को विशेष महत्व, मानव अध्ययन को विशेष महत्व। मानव यूनानी राजनीतिक चिंतन का प्रमुख अध्ययन विषय था। यूनानी मनुष्य को एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी मानते थे। अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक एवं राजनीतिक प्राणी है जो मनुष्य समाज में नहीं रहता या यह कहता है कि उसे समाज की आवश्यकता नहीं है, वह या तो पशु या देवता होगा। यूनानियों का मानना था कि सबसे आश्चर्यजनक वस्तु मानव है, उससे अधिक आश्चर्यजनक वस्तु अन्य कुछ नहीं है, इसलिए मानव का अनुसंधान करना अति आवश्यक है जिससे उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। इस प्रकार यूनानियों का उद्देश्य मानव को मानव बनाना था, जिससे वह अपने साथ साथ संपूर्ण समाज व राज्य के लोगों के सुख व समृद्धि में सहायक बन सके। ये साथियों सेकंड था। थर्ड, यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन यूनानी राजनीतिक चिंतन तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं के समाधान से संबंधित था। यद्यपि प्लेटो का दर्शन यथार्थ आदर्शवादी था, किंतु उसने भी अपने आदर्शों का प्रतिपादन राजनीतिक समस्याओं के समाधान के लिए ही किया था। अरस्तु तो प्लेटो का शिष्य होते हुए भी प्लेटो की आलोचना इसलिए करता, चलिए आगे देखते हैं साथियों, इसलिए करता है कि उसका चिंतन यथार्थ जगत से संबंधित नहीं था। अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की रचना के पूर्व अरस्तु ने लगभग 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया था। इसलिए अरस्तु के सिर्फ दास्ता संबंधी विचारों को छोड़ दिए जाए तो उसके सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक प्रतीत होते हैं जितना कि वे अरस्तु के समय में थे। यूनानी राजनीतिक चिंतन का उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं का व्यावहारिक निवारण करते हुए आदर्श समाज या राज्य की स्थापना करना था। ये साथियों इसका हो गया। और तीसरी हेडिंग, राज्य एक नैतिक संस्था है। राज्य एक नैतिक संस्था है। यूनानी राजनीतिक चिंतन राज्य को एक नैतिक संस्था मानता था, इसलिए उनका कहना था कि राज्य के बगैर नैतिक व आदर्श जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अरस्तु ने लिखा था कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सज्जीवन के लिए बना हुआ है। आगे देखते हैं साथियों, बना हुआ है। राज्य का उद्देश्य मानव में सद्गुणों या अच्छी शक्तियों का विकास करना है। यह मानव को बौद्धिक, नैतिक और शारीरिक श्रेष्ठता प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करता है। अगला, बुद्धि विवेक को प्रधानता। यूनानी राजनीतिक चिंतन की विवेक तत्व को अधिक प्रधानता प्रदान करता है। ऐसी प्रतीत होता है कि संपूर्ण यूनानी राजनीतिक चिंतन मानव विवेक की कहानी है। प्लेटो के आदर्श राज्य का दार्शनिक शासन विवेक की प्रतिमूर्ति था। प्लेटो ने कहा था कि संसार के समस्त कष्टों को तब तक दूर नहीं किया जा सकेगा जब तक कि सभी राजाओं को दार्शनिक या सभी दार्शनिकों को राजा न बना दिया जाए। इससे यह प्रतीत होता है कि यूनानियों की मानव विवेक में प्रबल आस्था थी। मानव विवेक में आस्था के कारण ही यूनानी किसी भी व्यवस्था की प्रासंगिकता को स्वीकारने के लिए सतत तर्क की कसौटी को सर्वोत्तम मानते थे। उनका मानना था कि कोई भी व्यवस्था अच्छी या बुरी, इनका ज्ञान तभी होगा जब इसे तर्क या विवेक की कसौटी पर कसा जाए। चलिए साथियों आगे देखते हैं। कसा जाए। यूनानियों का विश्वास था कि सत्य का अनुसंधान विवेक द्वारा ही किया जा सकता है। उनकी बुद्धि धार्मिक पूर्वाग्रहों से काफी हद तक मुक्त थी।
मुक्त थी। इसी कारण कहा जाता है कि यूनानी राजनीतिक चिंतन मनुष्य के स्वतंत्र बुद्धि एवं स्वच्छंद तर्कना शक्ति का परिणाम है। वह किन्हीं धर्मशास्त्रीय मान्यताओं, रूढ़ियों अथवा अंधविश्वासों पर अवलंबित नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं साथियों, दास प्रथा। दास प्रथा के बारे में देखते हैं। दास प्रथा यूनानी राजनीतिक चिंतन दासता का प्रबल समर्थक करते हुए इसे पूर्ण प्राकृतिक एवं न्यायोचित मानता है। यूनानियों के अनुसार प्रकृति ने दो तरह के मनुष्यों का निर्माण किया, स्वामी और दास। दास स्वामियों की सेवा करने के लिए निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी सेवा ही उनके जीवन का उद्देश्य है। प्रकृति में भी यह सर्वत्र देखने को मिलता है कि उत्कृष्ट द्वारा निकृष्ट पर शासन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप आत्मा शरीर पर, मानव पशुओं पर और माता पिता बच्चों पर शासन करते हैं। इसलिए यह प्रकृति है कि शासक की अपेक्षा बौद्धिक दृष्टि से निष्कृष्ट होने के कारण दास पूर्णतः स्वामी के अनुशासन में रहें। चलिए आगे देखते हैं साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साथियों इसके बाद जो वीडियो आने वाली वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको साथियों 2 क्वेश्चन कराने वाले इम्पोर्टेंट जो परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं साथियों, आप परीक्षा हॉल में जाकर देख लेना, उन क्वेश्चन को हम कराएंगे, वो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। समाज और राज्य में अंतर नहीं। समाज और राज्य में अंतर नहीं। यूनानियों के अनुसार राज्य और समाज में कोई भेद नहीं होता है। समाज और राज्य पृथक पृथक न होकर एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप जुड़े हुए हैं। राज्य के बारे में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक था। यही कारण था कि उन्हें राज्य और समाज में कोई अंतर परिलक्षित नहीं हुआ। धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चिंतन। धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चिंतन साधारणतः यूनानियों को धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चिंतन का जन्मदाता माना जाता है। इसका कारण है कि प्राचीन यूनानियों की जातीय मनोवृत्ति धार्मिक नहीं थी, न ही वहाँ कोई सुगंठित पुरोहित वर्ग था। प्रायः यह देखने को मिलता है कि एक धर्म भीरू व्यक्ति स्वतंत्र बुद्धि की क्षमता एवं तर्कना शक्ति की उपयोगिता में अधिक विश्वास नहीं रखता, बल्कि वह धर्मशास्त्रों द्वारा प्रतिपादित कुछ विश्वासों, मान्यताओं, आगे देखते हैं साथियों, विश्वासों, मान्यताओं और तथा सिद्धांतों को ध्रुव सत्य मान लेता है। यूनानी दार्शनिक एवं चिंतक धर्मशास्त्रों तथा धर्म पुरोहित के एक ऐसे कठोर अनुशासन से काफी हद तक मुक्त थे। आगे देखते हैं साथियों। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अभाव, इसको देखते हैं। यूनान के छोटे से भूभाग पर कोई छोटे छोटे नगर राज्य स्थित थे, जिनमें आपसी ईर्ष्या व प्रतिद्वंद्विता व्याप्त थी। अतः इनमें आपस में निरंतर फूट व कलह का वातावरण था। यूनानी राजनीतिक चिंतन कभी भी अपने को नगर राज्यों की सीमाओं से मुक्त नहीं कर सका। यही कारण था कि आधुनिक युग की तरह वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से चिंतन नहीं कर सके और न ही अपने चिंतन को नए विस्तृत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयाम प्रदान कर सके। इस प्रकार उनका चिंतन नगर राज्यों की संकीर्णता से ग्रस्त रहा। आगे देखते हैं साथियों। इस प्रकार स्पष्ट है कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन का प्रारंभ यूनानी जगत से होने के कारण यूनानी चिंतन अपने आप से अद्वितीय प्रतीत होता है, जिससे ऐसी अनेक विलक्षणताएं देखने को मिलती हैं जिनका अस्तित्व अन्य कहीं के चिंतन में दिखाई नहीं देता। ये साथियों आपका पहला क्वेश्चन था। अब साथियों प्लेटो को देखते हैं। जो साथियों हम करा रहे हैं प्लेटो और अरस्तु को करा रहे हैं, तो हमने यूनानी, प्लेटो, अरस्तु, तो यूनानी के ले लिया। अब प्लेटो कराएंगे। इसके बाद जो अरस्तु का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्लेटो को साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अरस्तु का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। चलिए
देखते हैं साथियों प्लेटो को। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप उसका लुत्फ ले लें। चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। प्लेटो। प्रश्न 2, दार्शनिक राजा के सिद्धांत का वर्णन करते हुए प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये साथियों आपका 2020 में क्वेश्चन आया था और हो सकता है कि इस बार भी रिपीट आ जाए, क्योंकि 1 या 2 साल बाद क्वेश्चन रिपीट होता है। तो साथियों क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लें। दार्शनिक राजा के सिद्धांत का वर्णन करते हुए प्लेटो के आदर्श राज्य के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। तो साथियों आपको ब्लैक डॉट से उत्तर डालकर ये हेडिंग डालनी है, क्या? प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत। क्या? प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत। चलिए देखते हैं क्या है। प्लेटो सुकरात का शिष्य था। यद्यपि प्लेटो का जन्म अभिजात कुल में हुआ था, फिर भी वह इतनी योग्यता रखता था कि वह एथेंस के शासक वर्ग में सम्मिलित हो सके। परंतु तत्कालीन प्रजातंत्र ने जब उसके संत गुरु को जहर यानी विष पिलाकर मृत्युदंड दिया, तब से उसका विचार बदल गया। उसने निश्चय किया कि वह अपने गुरु के सिद्धांतों का प्रचार करेगा। कुछ समय बाद उसने विभिन्न देशों में भ्रमण करना प्रारंभ किया, अनेक शासन व्यवस्थाओं का अवलोकन किया और एथेंस में उसने ऐसे राज्य की रूपरेखा अपने ग्रंथ में चित्रित की जो तत्कालीन राज्य में सर्वश्रेष्ठ था। उस राज्य का नाम उसने आदर्श राज्य रखा और उस राज्य के राजा को दार्शनिक राजा की संज्ञा दी। प्लेटो के दार्शनिक शासक के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित हैं। साथियों ये आपको याद करना। उसके बाद जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार है साथियों आगे को। पहला, राजनीति और दर्शन में समन्वय। राजनीति और दर्शन में समन्वय। चलिए देखते हैं। प्लेटो ने यूनान की राजनीतिक दुर्बलताओं से चिन्हित होकर उसके सुधार हेतु राजनीति और दर्शन में समन्वय करने का प्रयत्न किया। उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में यह विचार रखा कि मानव मन और राज्य का प्रत्येक पहलू मन के एक तत्व की सृष्टि है। ये साथियों आपको याद रखना है। मानव मन और राज्य का प्रत्येक पहलू मन के एक तत्व की दृष्टि है। उसने इसी आधार पर अपने आदर्श राज्य की रूपरेखा तैयार की। उसका राज्य न कोई सामाजिक संगठन होगा, न कोई आर्थिक संगठन, वरन वह सविवेक संगठन होगा जिसका संचालन सर्वगुण संपन्न एवं विवेकी राज्य होगा। उसके विचार में ऐसे आदर्श राज्य का शासन कोई दार्शनिक व्यक्ति ही हो सकता है। अतः उसने अपने आदर्श राज्य की वागडोर दार्शनिक राजा के हाथ में देने का निश्चय किया। सेकंड, दार्शनिक राजा की धारणा। फास्टर का कथन है कि प्लेटो की दार्शनिक राजा की धारणा पूर्णतः मौलिक थी। उसी के शब्दों में प्लेटो के संपूर्ण राजनीतिक विचार में दार्शनिक राजा की धारणा सबसे अधिक मौलिक है। आदर्श की राज्य की कल्पना और दार्शनिक राज्य के नेतृत्व के विषय में इससे पूर्व किसी दार्शनिक ने कल्पना नहीं की थी। चलिए साथियों आगे देखते हैं। दार्शनिक राजा को कैसे प्राप्त किया जाए, उसके लिए उसने अपने राज्य में नवीन शिक्षा योजना प्रस्तुत की। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने पर कठोर परीक्षा का विधान बनाया था और उस परीक्षा में उत्तीर्ण योग्य विद्यार्थियों को ही उच्च शिक्षा में प्रवेश की आज्ञा मिलती थी। उच्च शिक्षा 10 वर्ष तक रखी गई और फिर द्वितीय बहिष्करण परीक्षा का विधान था जो पहली परीक्षा से भी कठोर था। परीक्षा थी। इस परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को उच्चतम शिक्षा दी जाती थी। 5 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर इसकी अंतिम परीक्षा होती थी। अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रशासनिक और सैनिक सेवाओं में रखा जाता था। 15 वर्ष के व्यावसायिक ज्ञान में जो व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ माना जाता था उसे ही
राजा बनने की योजना प्लेटो की थी। आगे चलते हैं साथियों। 50 वर्ष की आयु और इतना लंबा शिक्षण और तत्पश्चात प्रशिक्षण और दिए जाने के बाद योग्यता व्यक्ति का चुनाव कोरी कल्पना न थी। हाँ, इसे व्यवहार में लाना कठिन अवश्य था। इस प्रकार दार्शनिक राजा की धारणा का बड़ा महत्व है। प्लेटो के शब्दों में जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या जब तक संसार के राजाओं और राजकुमारों में दर्शन की भावना और शक्ति का संचार नहीं होगा, तब तक राज्यों को अपने अंतर्गत व्याप्त हुई बुराइयों से कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा। ये था साथियों। इसे साथियों एक बार पढ़ ले और आपको ये अच्छा समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आने वाला है साथियों परीक्षा में। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में दार्शनिक राजा का स्थान। राज्य में दार्शनिक राजा का स्थान। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में 3 वर्ग रखे हैं। पहला उत्पादक वर्ग, दूसरा सैनिक वर्ग, तीसरा संरक्षक अर्थात शासक वर्ग। शासक वर्ग में राजा का स्थान सर्वोच्च रखा गया है, अर्थात इन शासकों में जो उत्तम होगा वही राजा होगा। उसमें साहस और विवेक दोनों गुण होंगे तथा विवेक अधिकतम मात्रा में होगा। इस प्रकार राज्य में राजा की स्थिति सर्वोच्च सर्वोच्च सत्ताधारी के रूप में होगी। नेक्स्ट, दार्शनिक राजा के कार्य। सॉरी साथियों, यहाँ थोड़ी गलती होगी। नेक्स्ट, दार्शनिक राजा के कार्य। प्लेटो का दार्शनिक राजा सर्वोच्च सत्ता का स्वामी था। वह पूर्ण निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी था, परंतु प्लेटो का कथन था कि दार्शनिक राजा लिखित संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता था। इस दृष्टि से राजा को संविधान के अंतर्गत ही अपनी शक्तियों के प्रयोग की स्वतंत्रता थी। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक और राजा के निम्नलिखित कार्य हैं। कौन कौन से कार्य हैं साथियों प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा के प्रमुख कार्य? चलिए देखते हैं। पहला, राजा का यह कर्तव्य है कि अपने राज्य में न निर्धनता को बढ़ने दे और न धन संपदा को बढ़ने दे। प्लेटो का विश्वास था कि निर्धनता से अपराध बढ़ते हैं और धन संपदा से विलासिता बढ़ती है। ये दोनों रोग राज्य को एकता को नष्ट कर देते हैं। सेकंड की तरफ चलते हैं साथियों। दार्शनिक राजा अपने राज्य का आकार न ही बहुत बड़ा रखे और न ही बहुत छोटा रखे। बड़ा क्षेत्र होने से शासन व्यवस्था में कठिनाई पड़ती है और छोटे क्षेत्र में राज्य आत्मनिर्भरता प्राप्त न कर सकेगा। तीसरा, दार्शनिक शासक को न्याय की रक्षा करनी चाहिए। उसे न्याय की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि नागरिक अपने वर्ग के अनुसार निर्दिष्ट कार्य ईमानदारी से करने में व्यस्त रहे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। चौथा, दार्शनिक राजा को शिक्षा प्रणाली में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। प्लेटो का कथन है कि जब भी संगीत के सरगम में परिवर्तन होता है तभी राज्य के मूल नियम भी बदल जाते हैं। पांचवा, दार्शनिक शासक को समस्त धार्मिक विचारों एवं विश्वासों को नियंत्रित करना चाहिए। दार्शनिक शासकों के संबंध में विशेष बात यह कि उनका जीवन भोग का नहीं वरन त्याग और समर्पण का जीवन है। यद्यपि उन्हें राजनीतिक शक्ति प्राप्त होगी किंतु उनके अपने व्यक्तिगत हित, संपत्ति या परिवार नहीं होगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं। नेक्स्ट, आदर्श राज्य के सिद्धांत। आदर्श राज्य के सिद्धांत क्या है साथियों, उनको हम इस वीडियो में देखते हैं। प्लेटो ने आदर्श राज्य की जो रूपरेखा रखी रिपब्लिक में चित्रित की है उसके मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, आदर्श राज्य का प्राण न्याय का अर्थ प्लेटो के अनुसार नैतिकता है। उसका यही मत है कि न्याय व्यक्तियों को सामंजस्यपूर्ण एकता में बांध कर रखता है। न्याय द्वारा ही व्यक्ति अपने अपने कार्य ईमानदारी से लगा रहता है और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता। सेकंड,
इस न्याय की प्राप्ति का साधन शिक्षा है। शिक्षा ज्ञान का साधन है। ज्ञान मानव को आत्मा का बोध कराता है, जिससे वह राज्य के स्वरूप को समझ सकता है। राज्य के स्वरूप को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक नागरिक का अनिवार्य कर्तव्य है। तीसरा, आदर्श राज्य की प्राप्ति तभी होगी जब राज्य में आदर्श शिक्षा हो। यह शिक्षा व्यक्तिगत न होकर राज्य द्वारा नियंत्रित एवं संचालित हो और राज्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो। आदर्श शिक्षा ही मानव में सद्गुणों का विकास कर सकती है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं साथियों। चौथा, मनुष्य का महत्वपूर्ण अंग स्त्रियां हैं। आदर्श राज्य में एकता बनाए रखने के लिए स्त्रियों को भी पुरुषों के समान स्वतंत्रता एवं अधिकार मिलना चाहिए। स्त्रियों को सैनिक शासकों अथवा संरक्षकों में स्थान दिया जाना चाहिए। पांचवा, व्यक्ति का अस्तित्व केवल राज्य के कारण है, अतः राज्य के प्रति भक्ति एवं निष्ठा रखना व्यक्ति का पवित्र कर्तव्य है। व्यक्ति को अपने हित का बलिदान राज्य के हित के लिए करना चाहिए। छठा, आदर्श राज्य में श्रम का विभाजन या कार्य का विशेषीकरण होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना निश्चित कार्य पूरी योग्यता एवं क्षमता से करना चाहिए, जिनकी सामाजिक प्रयोजना के अनुसार उससे आशा की जाती है। सातवां, आदर्श राज्य 3 वर्गों से मिलकर बनना चाहिए। शासक, सैनिक एवं उत्पादक इनके कार्यों को सदैव के लिए निश्चित कर देना चाहिए, जिससे संघर्ष की संभावना न हो। आठवां, राज्य की सरकार निर्बलों के हितों के साधन को न भूले, भले ही उसे अपने हित का त्याग करना पड़े। 9वां साथियों, निस्वार्थ राज्य की सेवा के लिए ऐसे सैनिक का शासक होने चाहिए जो सांसारिक सुख से दूर रहे, न वे विवाह करे न संपत्ति रखे। 10वां, शासक का कार्य योग्यता व्यक्तियों द्वारा संपादित होना चाहिए। ऐसे शासक दार्शनिक एवं बुद्धिमान हों। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं साथियों। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना। प्लेटो के आदर्श राज्य की आलोचना अनेक विद्वानों ने की है। इस आलोचना के मुख्य अंश इस प्रकार हैं। पहला, आदर्श राज्य का पृथ्वी पर कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, वह स्वर्ग की वस्तु है, अतः उसे हम कोरी कल्पना कह सकते हैं। सेकंड, आदर्श राज्य का विचार ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित नहीं है, उसका आदर्श राज्य एकांकी है, अर्थात अल्पसंख्यक वर्ग का राज्य है, जिसमें केवल संरक्षक वर्ग को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, बहुसंख्यक लोगों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तीसरा, प्लेटो के आदर्श राज्य का राजा एक दार्शनिक राजा था। कुछ लोगों ने आरोप लगाया है कि प्लेटो स्वयं राजा बनना चाहता था, अतः उसने दार्शनिक राजा की कल्पना की है, वह इस पृथ्वी पर मिलना कठिन है। इतिहास में ऐसा राजा कभी नहीं हुआ। चौथा, प्लेटो का आदर्श राज्य व्यक्ति को कोई स्वतंत्रता नहीं देता। हीगल के अनुसार प्लेटो के राज्य में व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान न था। हीगल जो कहते थे साथियों, वो कहते थे कि प्लेटो के राज्य में व्यक्ति का स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं था। आगे देखते हैं साथियों, प्रश्न 3, प्रश्न नंबर 3 की तरफ चलते हैं साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथियों अगली जो वीडियो आ रही है उसे देखने के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए हम इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए साथियों तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराएंगे, तो इस वीडियो में 4 क्वेश्चन हम आपके लिए करा रहे हैं। प्रश्न 3, प्लेटो की रिपब्लिक एवं विश्वविद्यालय परिवार और चर्च है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, अथवा प्लेटो की रिपब्लिक के मुख्य विषय का संक्षेप में विवेचन कीजिए, अथवा रिपब्लिक एक
कल्पना लोक का चित्रण नहीं अपितु एक ऐसी विचारक की कृति है जो व्यवहारिक राजनीतिक में अत्यंत रुचि रखता है। स्पष्ट कीजिए। साथियों, ये क्वेश्चन या 1, 2, 3 इन क्वेश्चनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको साथियों उत्तर यही लिखना है। ठीक है साथियों, ये आपको उत्तर लिखना है। प्लेटो ने अपने सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ द रिपब्लिक की रचना अपनी अकादमी में लगभग 40 वर्ष की आस्था में की थी। यद्यपि प्लेटो ने अनेक ग्रंथ एवं पुस्तकें लिखी हैं, परंतु रिपब्लिक अकेली ही उसे अमर बनाने के लिए पर्याप्त है। रिपब्लिक में प्लेटो की नाटकीय शैली, कवित्य और कल्पना की उड़ान का अपूर्व रूप देखने को मिलता है। रिपब्लिक के संबंध में बेंजामिन जीवेट का कथन है, प्लेटो की रचनाओं में अन्यत्र कहीं इससे अधिक तीखा व्यंग, परिहास, कल्पना अथवा नाटकीयता उपलब्ध नहीं होती। आगे देखते हैं साथियों। प्लेटो की कृति रिपब्लिक की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, आदर्श राज्य का चित्रण। विश्व के साहित्य में जितने ग्रंथ लिखे गए हैं उनमें सर्वाधिक महत्व वाले ग्रंथों में रिपब्लिक का नाम रखा जाता है। सभी दृष्टियों से यह प्लेटो की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है। सभी विद्वानों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इसका निरंतर अध्ययन हो रहा है और अनेक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। रिपब्लिक को राजनीतिक विज्ञान की बाइबिल कहने में भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। रिपब्लिक में आदर्श राज्य की विवेचना की गई है। यद्यपि इस पुस्तक में प्लेटो ने दार्शनिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया है, जिससे यह एक कल्पना की ऊंची उड़ान प्रतीत होती है। परंतु प्लेटो ने इस पुस्तक को लिखने से पहले मानव स्वभाव की व्यवहारिकता तथा उस समय की यूनान की राजनीतिक परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया। उसका यह कथन यथार्थ पर आधारित है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते। उसका दार्शनिक राजा उस समय ही समाज में व्याप्त बुराइयों का निराकरण करके एक आदर्श राज्य का निर्माण करेगा। चलिए छात्रों आगे देखते हैं। प्रोफेसर सेवाइन के अनुसार रिपब्लिक किसी प्रकार की प्रबंधक ट्रेडिश नहीं है। यह राजनीतिक, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान किसी एक विषय से संबंध नहीं रखती। उसमें इस सब का तो समावेश है ही, कला, शिक्षा और दर्शन का भी समावेश है। सेकंड, राजदर्शन एवं न्याय की अवधारणा। फास्टर का मत है प्लेटो ने इस रचना का शीर्षक दोहरा रखा है। रिपब्लिक तथा कंसर्निंग जस्टिस अर्थात न्याय से संबंधित इन शब्दों का अर्थ गणतंत्र नहीं, अतः अनुवाद की दृष्टि से प्रयोग अनुपयुक्त है। आधुनिक शब्द गणतंत्र एक विशेष प्रकार के संविधान रखने वाले राज्य के लिए प्रयुक्त होता है, परंतु प्लेटो ने रिपब्लिक शब्द का प्रयोग राजनीतिक संगठन के लिए किया है। फास्टर का कथन है वह जानना चाहता था राज्य के निर्माण करने वाले तत्व कौन से हैं। यह रिपब्लिक के राजनीतिक दर्शन के केंद्रीय समस्या है। ग्रंथ का दूसरा शीर्षक कंसर्निंग जस्टिस है, जिसका अर्थ न्याय से संबंधित होता है, परंतु न्याय के संबंध में हमारी जो धारणा है उसे अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ। चलिए छात्रों आगे देखते हैं। नहीं हुआ। फास्टर के अनुसार न्याय से प्लेटो का अभिप्राय प्राय वही है जो नैतिकता से है। रिपब्लिक के 10 खंड हैं और इन खंडों में विभिन्न विषयों का वर्णन किया गया है, जिनमें राजदर्शन और न्याय संबंध विचार भी रखे गए हैं। वास्तव में रिपब्लिक का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जिसमें अनेक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। तीसरा, शिक्षा पर उत्कृष्ट कृति। शिक्षा पर
उत्कृष्ट कृति। रूसो का मत है रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ नहीं है। क्या कह रहा है कि रूसो का मत है कि रिपब्लिक राजनीतिक पर लिखा गया ग्रंथ नहीं है, वरन शिक्षा पर लिखी गई ऐसी उत्कृष्ट कृति है जैसी पहले कभी नहीं लिखी गई। प्लेटो ने शिक्षा एवं शिक्षा के सिद्धांत पर रिपब्लिक के तीसरे खंड में विस्तृत वर्णन किया है कि प्लेटो का यह विश्वास था कि न्याय राज्य का प्राण होता है, न्याय ज्ञान से प्राप्त होता है और ज्ञान शिक्षा से प्राप्त होता है। प्लेटो का यह भी विश्वास था कि शिक्षा राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने में सहायता करती है तथा राज्य के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करती है। वह तो राज्य को ही शिक्षा की संस्था मानता है। नेक्स्ट, साम्यवादी व्यवस्था का चित्रण। प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में सैनिकों और शासकों को ऐसी शिक्षा देने की योजना दी है जिससे वे आदर्श नागरिक बन सके तथा निस्वार्थ भाव से राष्ट्र की सेवा कर सके। पर उसको शंका थी कि थोड़ा सा नीचे करना चाहती हूँ कि संपत्ति और परिवार ये दोनों आकर्षण ऐसे हैं जिनमें मनुष्य फंसकर राष्ट्र की सेवा से विमुक्त हो सकता है। अतः उसने इन नागरिकों को संबंध में साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अतः कुछ लोग रिपब्लिक को साम्यवाद का ग्रंथ मानते हैं। सिनक्लेयर का मत है प्लेटो वैयक्तिक संपत्ति और पारिवारिक जीवन पर प्रहार करता है। रिपब्लिक में सामाजिक क्रांति का संदेश मिलता है। पूंजीवाद और संपत्ति की सत्ता को समाप्त करने का आदेश मिलता है। वास्तव में प्लेटो कुछ समय दक्षिण इटली में पाइथागोरस के अनुयायियों के साथ रहा था। पाइथागोरस का एक वाक्य था, जो कुछ मित्रों का है सो सबका है। पाइथागोरस का मत था कि जो कुछ मित्रों का है सो सबका है। इस प्रकार यूरिपिडस पहले ही पत्नियों के साम्यवाद पर प्रकाश डाल चुका था। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर उसने साम्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शेवाइन के अनुसार प्लेटो की दृढ़ मान्यता थी कि शासन के ऊपर धन की वर्षा शासन के ऊपर धन का बहुत खराब प्रभाव पड़ता है। इस बुराई के दूर करने का प्लेटो को यही उपाय सूझा कि जहां तक सैनिक और शासकों का संबंध है, धन का ही अंत कर दिया जाए। परंतु उसका साम्यवाद आधुनिक साम्यवाद से बहुत भिन्न है। यद्यपि आधुनिक साम्यवाद के बीज रिपब्लिक में मिलते हैं। यद्यपि आधुनिक साम्यवाद के बीज रिपब्लिक में मिलते हैं। चलिए साथियों, आगे देखते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वो आप तक उसकी सूचना सबसे पहले पहुंच जाए। परिवार की व्यवस्था। प्लेटो ने पत्नियों का साम्यवाद लिखकर परिवार में सुधार लाने का विचार किया था। वह वास्तव में स्पार्टा के सामाजिक संगठन से प्रभावित था। अतः उसने एथेंस के लिए योग्य बच्चे उत्पन्न करने के लिए स्त्रियों के साम्यवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसने विवाह का उन्मूलन कर केवल योग्य पुरुष तथा योग्य स्त्रियों को, वह भी विशेष अवस्था में सहवास करने का आदेश दिया। उसने स्त्रियों की आयु संति उत्पन्न करने के लिए 20 से 40 वर्ष तक निश्चित की और पुरुषों को 25 से 55 वर्ष की आयु तक योग्य माना। इस नियम के विरुद्ध पैदा होने वाला बच्चा मार डालना चाहिए, ऐसा उसने आदेश दिया। परिवार का साम्यवाद भी शासकों को परिवार के झंझट से बचाने के लिए था। वार्कर का कथन है, प्लेटो का विश्वास था कि उसकी साम्यवाद की योजना राजनीतिक एकता की प्राप्ति पर सीधा और निश्चित प्रभाव पड़ेगा। छठा, आदर्शवादी राज्यों की महत्वता।
यानी महत्ता। प्लेटो आदर्शवादी विचारक था, अतः उसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक की अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए रचना की। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, शिक्षा संबंधी विचार, नैतिकता संबंधी विचार, परिवार संबंधी विचार और राज्य संबंधी विचार सब आदर्शवाद पर आधारित थे। अतः लोगों ने रिपब्लिक को कोरा सिद्धांतवादी और आदर्शवादी ग्रंथ कहा है। व्यवहार से उसका कोई संबंध नहीं था। 7वां, फासीवाद की झलक। प्लेटो के विषय में यह कहा जाता है कि वह पक्का फासीवादी था। कौन? प्लेटो के विषय में यह कहा जाता है कि यह पक्का फासीवादी था। उसके अपने सभी सिद्धांतों में फासीवादी की झलक मिलती है। कैटलिन का मत है, प्लेटो नवयुवकों को यह पाठ पढ़ाता था कि उनका देश जितना सुंदर है उतना दूसरा कोई देश नहीं है। यद्यपि आज का फासीवाद 2500 वर्ष पूर्व की कल्पना के सदृश नहीं हो सकता, तथापि फासीवाद की मूलभूत धारणा प्लेटो से प्रभावित हुई है। राज्य का एकता, राज्य को सर्वोपरि मानना, लोकतंत्र का विरोध, समानता व स्वतंत्रता का विरोध, अधिनायकवादी शासन आदि विचार प्लेटो के आधारभूत विचार थे जिन्हें आधुनिक फासीवादी ने अपनाया। वास्तव में प्लेटो के विचारों को हीगल ने अपनाया और हीगल ने फासीवाद को प्रेरणा दी। इस दृष्टि से प्लेटो को फासीवाद का जनक कहा जाता है। किसको? इस दृष्टि से प्लेटो को फासीवाद का जनक कहा जाता है। और रिपब्लिक एक फासीवादी ग्रंथ है। क्या? और रिपब्लिक एक फासीवादी ग्रंथ है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। रिपब्लिक फासीवादी ग्रंथ है और फासीवाद का जनक प्लेटो को कहा जाता है। ये आपके दो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। साथियों अब हम अरस्तु को कराएंगे। किसको? अरस्तु को। हमने प्लेटो को करा दिया है, अब अरस्तु का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलते रहें। साथियों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और आपसे हम क्या आशा करते हैं? केवल एक लाइक का और एक सब्सक्राइब का। आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें तो हमारी मेहनत भी वसूल हो जाती है। चलिए अरस्तु की तरफ चलते हैं। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। ये साथियों 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए। अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों की व्याख्या कीजिए। चलिए देखते हैं। अरस्तु के दास प्रथा संबंधी विचारों का विवेचन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। चलिए कौन कौन से शीर्षक हैं उनको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। यूनान की प्राचीन प्रथा के रूप में। किसमें? यूनान की प्राचीन प्रथा के रूप में। यूनान की प्राचीन प्रथा के रूप में। चलिए देखते हैं साथियों। प्रथा के रूप में यूनान की दास प्रथा यूनान की प्राचीन प्रथा थी और यूनान की समृद्धि इसी प्रथा पर स्थापित थी, इसलिए इसके विषय में लोग कम ही सोचते थे। केवल सोफिस्टों ने इस प्रथा की आलोचना की थी। सुकरात, प्लेटो एवं अरस्तु जैसे उत्कृष्ट विद्वानों ने भी इसमें अच्छाइयाँ ही देखी, बुराइयां नहीं। अरस्तु द्वारा दास का अर्थ। सामान्यतः दास का अर्थ खरीदा हुआ व्यक्ति होता है जिसका प्रयोग स्वामी द्वारा पशु के समान किया जाता है। स्वामी की दया पर उसके जीवन का अस्तित्व संभव है। स्वामी चाहे तो उसमें दिन रात काम ले सकता है। अरस्तु दास का अर्थ बताता है। स्वामी केवल दास का स्वामी होता है परंतु वह उसका नहीं होता, जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास ही नहीं वरन पूर्ण रूप से उसके अधीन होता है। आगे देखते हैं साथियों। दास सजीव संपत्ति के रूप में। दास सजीव संपत्ति के रूप में। प्रत्येक परिवार के पास यूनान में दो प्रकार की संपत्तियां होती थीं, एक सजीव और एक निर्जीव। कौन सी? सजीव और एक निर्जीव। सजीव संपत्ति में गाय, बैल, घोड़ा एवं दास आते थे और निर्जीव में संपत्ति में मकान, खेत, हल आदि चीजें आती थीं। इन दोनों संपत्तियों में
दास परिवार के लिए सर्वदा उपयोगी और महत्वपूर्ण यंत्र था। अरस्तु ने दास को सजीव उपकरण बताया। दासों को अरस्तु मनुष्य की श्रेणी में न रखकर पशुओं की श्रेणी में रखता है। वह उसे संपत्ति मानता है और उसका उपयोग एक उपकरण के रूप में करता है। चौथा, दासता का अरस्तु द्वारा समर्थन। सोफिस्ट विदेशी थे, इसलिए वे दास प्रथा का विरोध करते थे। अरस्तु ने सोफिस्टों के मत का खंडन किया और दास प्रथा के समर्थक में अपना मत दिया। उसके समर्थन के कारण निम्नलिखित हैं। क्या? उसके समर्थन के कारण निम्नलिखित हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। अरस्तु स्वयं अनेक दासों का स्वामी था। अरस्तु स्वयं अनेक दासों का स्वामी था। सेकंड, वह जोनोफन के इस मत का मानने वाला था कि मानव जाति का यह शाश्वत नियम है कि पराजित राज्यों के निवासियों के शरीर और संपत्ति पर विजेताओं का अधिकार होता है। तीसरा, वह देशभक्ता अतः दास प्रथा को अनुचित बताकर वह देश की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता को निम्न स्तर पर नहीं लाना चाहता था। चौथा, दास प्रथा सामाजिक जीवन का अनिवार्य अंग था। मूरे के शब्दों में अरस्तु यह जानता था कि तत्कालीन यूनानी समाज में प्रत्येक व्यक्ति दास प्रथा को सामाजिक जीवन का अनिवार्य अंग मानता था। पांचवा, अरस्तु व्यवहारवादी एवं यथार्थवादी विचारक था। वह यह नहीं चाहता था कि उसके देश का उत्पादन कम हो। उत्पादन का आधार दास प्रथा थी, अतः उसने दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु दास प्रथा को अति प्राचीन प्रथा मानता था और उसे उचित एवं उपयोगी मानकर उसका समर्थन करता था। चलिए आगे देखते हैं साथियों। पांचवा, दास प्रथा का औचित्य। अरस्तु का दास प्रथा का समर्थन औचित्य पर आधारित था। वारकर के शब्दों में अरस्तु की दासता की धारणा तथ्यों के निष्पक्ष अवलोकन से प्राप्त होने वाले निष्कर्षों की अपेक्षा आवश्यकता के औचित्य पर अधिक आधारित थी। अरस्तु ने निम्नलिखित आधारों पर दास प्रथा को उचित बताया है। पहला, दास प्रथा एक प्राकृतिक संस्था। अरस्तु का मत था कि दास प्रथा दासता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध न होकर उसके अनुकूल है। प्रकृति का सामान्य नियम है कि श्रेष्ठतर निम्नतर पर शासन करते हैं। अरस्तु के शब्दों में शासक और शासित सब तत्वों की उत्पत्ति प्रकृति के ही कारण होती है, क्योंकि जो वस्तुएं जीवनधारी नहीं है उनमें से भी शासक तत्व पाया जाता है। जैसे कि स्वरमंडल में एक स्वर प्रधान होता है। प्रकृति दास के शरीर की सेवा के आवश्यक कार्यों को करने के लिए बलवान बनाती है, जबकि स्वामी के शरीर को सीधा और सरल बनाती है। सेकंड की तरफ चलते हैं साथियों। सेकंड की तरफ चलते हैं। दास का स्वामी के लिए महत्व। दास का स्वामी के लिए महत्व। अरस्तु दासता को अन्य ढंग से उचित ठहराता है। वह कहता है कि दास स्वामी के लिए बड़ा उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अरस्तु के मतानुसार स्वामी प्रकृति की ओर से विवेक संपन्न होता है, अतः उसे उत्तम जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्रकृति की ओर से मिला है। वह बुद्धि बल से अपना विकास कर अपनी उन्नति कर सकता है। वह नागरिक के रूप में राज्य से संबंधित विभिन्न कार्यों, कानूनों के निर्माण और शासन संचालन में भाग ले सकता है। विवेक युक्त होने के कारण उससे आशा की जाती है कि वह अपनी संस्कृति का विकास योगदान देगा। इसलिए अरस्तु का कथन है, दास प्रथा प्राकृति एवं लाभदायक है। वह स्वामी व दास दोनों के लिए लाभदायक है। तीसरा, दासता नैतिक दृष्टि से उचित। अरस्तु नैतिक दृष्टि से भी दासता का औचित्य सिद्ध करता है। अरस्तु का कथन है कि हीन बुद्धि वाला सदैव श्रेष्ठ होता है। प्राकृतिक रूप से स्वामी विवेक
की होता है और दास विवेक शून्य अतः स्वामी को दास पर शासक करने का नैतिक अधिकार है। अरस्तु स्वामी की तुलना आत्मा से तथा दास की तुलना शरीर से करता है। आत्मा शरीर पर शासन करती है, यह शासन स्वाभाविक है और दोनों के लिए उपयोगी है। आत्मा और शरीर एक दूसरे से किसी भी प्रकार की समानता नहीं रखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नहीं रखते हैं। आत्मा शासक तत्व है और शरीर शासित तत्व है। आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार दास का स्वामी के बिना कोई महत्व नहीं है। अरस्तु इससे यह निष्कर्ष निकालता है कि दासों के लिए यही अधिक अच्छा है कि स्वामी द्वारा शासित रहे। चौथा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का अंग। अरस्तु के समय में दास प्रथा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अनिवार्य अंग बन चुकी थी। अतः अरस्तु ने अपने व्यवहारिक बुद्धि के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया था। दासता का वर्गीकरण। अरस्तु दासता के दो प्रकार बताता है। अरस्तु दासता के दो प्रकार बताता है, प्राकृतिक तथा वैधानिक। क्या? प्राकृतिक और वैधानिक। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और वीडियो आपको मिलती रहें। साथियों, जिसे हम करा रहे हैं इस बुक का पेपर कोड है G170, जो आपका फर्स्ट पेपर है। बुक का नाम है राजनीतिक विचारधाराओं की परंपराएं। जो राजनीतिक विचारक हैं उनकी जो धारणा है, उनकी थिंकिंग है, उनकी जो विचारधारा है वो इस बुक में समाहित है। तो आज हम 4 क्वेश्चन कराए थे साथियों इस वीडियो में। 4 क्वेश्चन में यदि साथियों आपको वीडियो इस वीडियो में साथियों हमने आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला, दासता का वर्गीकरण आपको बता दिया, प्राकृतिक तथा वैधानिक है। पहला, प्राकृतिक। अरस्तु कहता है कि कुछ मनुष्य स्वभाव से ही दास होते हैं, अर्थात बहुत से व्यक्ति प्राकृतिक के दास होते हैं। जन्म से ही इनकी दासता निश्चित हो जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि दासता जन्मजात होती है। जो स्वभाव से दास होते हैं उनमें ये बातें पाई जाती हैं। जन्म से अयोग्य और अकुशल होते हैं, जन्म से ही अविवेकी होते हैं अर्थात विवेक शक्ति से शून्य होते हैं तथा शरीर शक्ति से, आगे देखते हैं, शरीर शक्ति से संपन्न होते हैं। इस प्रकार दास जन्म से ही सेवा करने योग्य, परिश्रम करने योग्य और आज्ञा पालन करने योग्य होते हैं। अरस्तु का यह भी मत है कि प्रत्येक समाज अथवा राज्य में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जन्मजात दास बनने की क्षमता रखते हैं। दूसरा, वैधानिक दास वे होते हैं जिन्हें युद्ध में पराजित कर दास बनाया जाता है। अरस्तु कानूनी दासता के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसका विचार है कि युद्ध न्यायसंगत नहीं होते हैं। अरस्तु यूनानी निवासियों को वैधानिक दास नहीं बनाना चाहता। आधुनिक युग में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित दास प्रथा का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया जा सकता है। वस्तुत अरस्तु के दासता संबंधी विचार अत्यंत अवैज्ञानिक, असंगत, अग्राह्य और मानवता विरोधी हैं। परंतु अरस्तु के समय में सामाजिक परिस्थितियां आधुनिक परिस्थितियों से परिपूर्ण भिन्न हैं, जिनमें प्रभावित होकर उसने दास प्रथा का समर्थन किया। साथियों, ये थे आपके MA पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर के 4 क्वेश्चन।
जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आप तक उसकी सूचना पहुंच जाए। साथियों हम आपको बता दें, जैसे ही आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करें आप उसकी हेडिंग को याद रखना है, याद रख लें, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन एग्जामिनर नंबर जो देता है क्वेश्चन के, वो आपके हेडिंग के अनुसार देते हैं, और जो उसके अंदर लिखते हैं उसमें भी आप लिख सकते हैं, उसमें आप कुछ अलग से बात लिख सकते हैं, लेकिन जो हेडिंग है, हेडिंग साथियों आपको क्वेश्चन से रिलेटेड ही डालनी है। आप बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग में नहीं कर सकते। हाँ कर सकते हो, लेकिन कुछ मेन पॉइंट हो गए। तो साथियों आज हमने आपके लिए राजनीतिक विचारधारा की परंपराएं कराई थी, जो बुक का कोड है 170, बुक का कोड 170 है, G170। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वो आपको सबसे पहले पहुंच जाए। साथियों नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। यदि आपका इस वीडियो में प्यार अच्छा मिला, सब्सक्राइब अच्छा है और लाइक अच्छा है, तो हम इसी तरीके से संपूर्ण पेपरों के वीडियो अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। चलिए साथियों यहीं तक, धन्यवाद साथियों।